आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। और देखिए इस प्रश्नावली 3.1 में हमें ढेर सारी चीजें सीखनी है। किसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, किसे हम समांतर रेखा कहते हैं, किसे संपाती रेखा कहते हैं, और कौन कौन सी रेखाएं संगत होती है, कौन कौन सी रेखाएं असंगत होती है, इन सब के बारे में हमें जानना है। जब हम इन सब के बारे में जान जाएंगे तो हम हर एक सवालों को एकदम ध्यान से लगाएंगे, एकदम बढ़िया से लगा पाएंगे। चलिए तो मेरे साथ आप पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करिएगा प्रश्नावली 3.1 की सारे कंसेप्ट को। ठीक है, तो मेरे साथ आप पहला पॉइंट लिखिएगा कि चर किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ पहला पॉइंट लिखिएगा, चर किसे कहते हैं। चर वे राशियां होती है, लिखना मेरे साथ, चर वे राशियां होती हैं जिनका मान बदला जा सकता है, जिनका मान बदला जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल में बना देना x, y, z, क, ख, ग। आपको सिर्फ मैं वही चीजें लिखवा रहा हूं जो इस चैप्टर में जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आप लिखिएगा रैखिक समीकरण। इसके बाद आप लिखिएगा रैखिक समीकरण, ऐसे बना देना बॉक्स जैसे। आप सबको पता है कि समीकरण किसे कहते हैं, बराबर के बाद यदि जीरो दे दिया तो उसे हम समीकरण कहते हैं। लेकिन रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखना, चर की अधिकतम घात 1 हो। क्या लिखना, चर की अधिकतम घात 1 हो और बराबर के बाद जीरो दिया हो। चर की अधिकतम घात 1 हो और बराबर के बाद जीरो दिया हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद जो हमें तीन चीज पढ़नी है वो इस चैप्टर में पूरे भर भर के सवाल दिए गए हैं। वो है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो आपको ये तीन रेखा सबसे पहले जाननी है। वो सबसे पहली रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। देखो, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। देखो मान लो ये रेखा एक ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है। ये दोनों किसी न किसी बिंदु पे यदि काट देती है तो इस रेखा को, इन दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा एक ऐसी गई है, एक रेखा ऐसे गई है, ये दोनों यदि किसी बिंदु पर काट देती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना, वे रेखाएं, वे रेखाएं होती हैं, ये मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, वे रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर काटती हैं, जो किसी बिंदु पर काटती है। आपको दूसरा चीज समझना है, संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा। आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में वो है प्रतिच्छेदी रेखा, एक संपाती रेखा और एक समानांतर रेखा। आपको तीन रेखा जाननी है। ठीक है, देखो संपाती रेखा किसे कहते हैं, मेरी बातें ध्यान समझना। मैंने कह दिया कि ये मेरे पास एक रेखा है, मेरी बात ध्यान समझना। मैंने ये कह दिया कि मेरे पास एक रेखा है, इस रेखा पे एक और रेखा बना दिया मैं ऐसे। आप मेरी बात ध्यान समझना। मैंने कहा कि एक पूरी बड़ी सी रेखा है, ये रेखा मान लेते हैं AB है, इसके बीच में हम एक और रेखा चढ़ा देते हैं CD। ठीक है, आप यहां से समझ लेना, यहां से एक रेखा ऐसे गई है, तो एक ही रेखा पे एक और रेखा यदि हम बना दें तो उसे हम कहते हैं संपाती रेखा। एक ही रेखा पे एक और रेखा बना दे उसे हम कहते हैं संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा उसे कहते हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट दे। ठीक है, इसको लिखना, ये वे रेखाएं होती हैं, ये वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर स्थित होती है, जो एक दूसरे पर स्थित होती है। आपको एक तीसरा चीज जानना है, ऐसे स्टार बना देना, वो है समानांतर रेखा। समांतर रेखा या समानांतर रेखा दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है,
समानांतर रेखा या समांतर रेखा दोनों लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो समांतर रेखा। ठीक है, देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, मान लो मेरे पास एक रेखा ये है और रेखा ये है, ये रेखाएं चलती हुई जा रही है, ये रेखा कभी भी आपस में कट नहीं रही है। ये रेखाएं समतल है, ये रेखाएं समतल है और ये रेखाएं कभी आपस में कट नहीं रही है। इनकी बीच की दूरियां हमेशा क्या है, बराबर है। यहां की भी दूरी बराबर है, यहां की भी दूरी बराबर है, यहां की भी दूरी बराबर है। यहां 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है और यहां भी 5 मीटर है। और ये रेखाएं क्या है, समतल है, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। एग्जाम्पल में जो रेल की पटरियां होती है ना, वो समांतर रेखा के रूप में होती है। तो यहां पे लिखना, ठीक है, ये रेखाएं समतल होती हैं। ये रेखाएं कैसी होती है, समतल होती है। समतल मतलब सीधी होती है, उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं होता। ये रेखाएं समतल होती है, ठीक है, ये रेखाएं समतल होती हैं, ये रेखाएं समतल होती हैं और एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट लिख देना, इनके बीच की दूरियां, इनके बीच की दूरियां समान होती है, इनके बीच की दूरियां समान होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरियां समान होती है। तो आपको देखो मैंने क्या बताया, आपको मैंने तो चर बताया, चर तो सब लोग जानते हैं। आपको मैंने देखिए इस चैप्टर में रैखिक समीकरण बताया हूं, आपको प्रतिच्छेदी रेखा बताया हूं किसे कहते हैं, आपको संपाती रेखा बताया हूं किसे कहते हैं, आपको समांतर रेखा बताया हूं कैसे कहते हैं। ठीक है, आपको यहां तक पूरी बातें समझ में आई। देखिए अब हम सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे हम इनके मानों को निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप यहां पे लिखिएगा, ऐसे स्टार बना देना। ठीक है, लिखना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप, के मानक रूप। ठीक है, मानक रूप या व्यापक रूप हम लिख सकते हैं, या व्यापक रूप। ठीक, अब ये व्यापक रूप क्या होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से देखना, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण उसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। तो द्विघात का मतलब दो घात, दो घात में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो घात। और यहाँ पे रैखिक समीकरण है, तो जब रैखिक समीकरण होगी तो अधिकतम एक घात लेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें चाहिए। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो एक मैंने ये बना दिया, इसका एक और जोड़ा बना देता हूं, दूसरा बना देता हूं। ठीक है, यहां भी लिख देता हूं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या यह दोनों मान बराबर नहीं दिख रहे हैं? बोलोगे हाँ भैया, तो इस बराबर ना दिखे इसलिए हम यहाँ पे a1, यहाँ पे b1, यहाँ पे c1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a2, यहाँ पे हम b2, यहाँ पे हम लोग c2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलोगे ना भैया। इसमें टोटल 3 कंडीशन बनती है, इसमें टोटल 3 कंडीशन बनती है, ध्यान देना। पहली कंडीशन यहाँ पे लिखना, कंडीशन नंबर 1। आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, इस कंसेप्ट से आपके पास कोई भी किताब होगी, आपकी सारी किताबों के सवालों के हल हो जाएंगे। मेरी बातें ध्यान समझना, आपकी सारी किताबों के जितने भी समीकरण है सब हल हो जाएंगे सिर्फ 1 कंडीशन से। देखना मेरी बातों को, अगर आपने a1 बटा के a2 कर दिया, अगर आपने a1 बटा के a2 कर दिया और यह बराबर के b1 बटा के b2 आपने कर दिया, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। अगर आपने a1 बटा के a2 किया, b1 बटा के b2 किया, अगर ये आपस में बराबर नहीं हुए, सिर्फ a1 b1, a1 और a1 बटा के a2, b1 बटा के b2, तो ये जो रेखाएं कहलाएंगे ना, इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बोल देना हाँ भैया। अच्छा, मेरी बातें ध्यान सुनना। आप यहां पे लिखना कंडीशन नंबर 2, आप यहां पे लिखना कंडीशन नंबर 2। अगर आपके पास a1 बटा के a2,
A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2, ये आ जाता है A1 बटा के A2, B1 बटा के B2, C1 बटा के C2। अगर आपके पास कंडीशन ये आ जाती है, तीनों के तीनों मान बराबर होते हैं, तो इन सब रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रेखा होगी। आप मेरी बातें ध्यान से समझना, यहां पर लिखना कंडीशन नंबर 3। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है कि A1 बटा के A2, A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 आपने ला दिया। आपने A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 ला दिया, लेकिन C1 बटा के C2 आपने बराबर में नहीं लाया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 लाया जाता है। आपने ये मान ला दिया। ठीक है, आपने ये मान ला दिया, तो जब ये मान आपने ला दिया तो इसे हम कहेंगे समानांतर रेखा। इसे हम क्या कहेंगे? समानांतर रेखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 रेखाएं जाननी है। आपको जाननी है कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, आपको जाननी है कि संपाती रेखा कब होती है, आपको जाननी है कि समांतर रेखा कब होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको 2 समीकरण दे दिया जाएगा, 2 रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सी संपाती रेखा है और कौन सी समानांतर रेखा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसे बना लेना, जो ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना और ये जो संपाती रेखा है, ठीक है, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा है, ऐसे बना लेना। ऐसे बना लेना आप लोग चार्ट में। अपनी कॉपी पे ऐसे रहेगा तो हमें ये अच्छी तरीके से दिखेगा। जो प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा होती है, इन्हें हम कहते हैं संगत। ठीक है, संगत का मतलब होता है कि इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे बना देना इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जो समानांतर रेखा होती है ना, ऐसे बना देना और यहां पे लिखना, इसको कहते हैं असंगत। इसको क्या कहते हैं? असंगत। और असंगत को लिख देना ऐसे कि इसको ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एक ग्राफ होगा, आपको ये समझ में आएगा कि संगत और असंगत किसे कहते हैं। इसके ग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आप इस संगत में एक पॉइंट लिखना कि इसका हल होता है, संगत का हल होता है, इसका हल होता है, इसका हल होता है, और जो असंगत होती है इसका हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, अ का मतलब नहीं, जैसे सदिश में सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिणाम हो, अदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिणाम न हो। तो जहां अ लग जाता है ना, जैसे असमान, तो अ का मतलब होता है विपरीत या नहीं, तो अ का मतलब है इसका हल नहीं होगा, और हाँ का मतलब इसका हल होगा। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं होती हैं ये संगत होती है। जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा होती है ये संगत होती है, और सभी संगत का हल होता है, सभी संगत को ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। और जितनी भी समानांतर रेखा होती है वो असंगत होती है, और असंगत का कोई हल नहीं होता है और इसको ग्राफ पे भी प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। आप इस पॉइंट को एकदम ध्यान से रखना, और इन सारे पॉइंट्स को डेली, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए तब तक इसे डेली इस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, इस कंसेप्ट को रिवाइज करना। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ भैया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप इस सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नोट कर लो। ठीक है, देखिए, एक हमारे पास क्लास हो गई, मान लीजिए ये आप ही की क्लास है जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, और एक अच्छा 10 की क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस क्लास में टोटल 10 विद्यार्थी हैं। क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। हो सकता है इस 10 विद्यार्थी में कुछ लड़के भी हो सकते हैं, इस 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, मैं लड़कों की संख्या को x मान लेता हूं, लड़कियों की संख्या को y मान लेता हूं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 5 लड़के होंगे, 5 लड़कियां होंगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे दूसरे शर्त के अनुसार हमसे ये कहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो यदि इस इक्वेशन को बराबर करना है तो ये 4 अधिक है, तो मतलब ये लड़के 4 कम होंगे।
इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम 4 इधर जोड़ देंगे, तब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसी कंडीशन को हमें यहाँ पे हल करना है। मेरी बातें ध्यान समझना, मैं आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है उसका मैं हल बता रहा हूं, ठीक है। देखना, ऐसे आप लिखना हल, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दिया गया है, टोटल 10 दिया गया है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दिया गया है, 10 दिया गया है। अब हमें शर्त के अनुसार कहा गया है, ठीक है, तो ऐसा लिख देना, तो x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। क्वेश्चन में शर्तानुसार हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम ये वाला कंडीशन लिख देंगे, x प्लस 4 बराबर y। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो अधिक कौन है, हमारी लड़कियां हैं, कम कौन है, लड़के हैं। इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो अधिक है उसको कम में जोड़ देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ भैया। इस y को इधर लाते हैं तो x ये प्लस y है, यहां पे आएगा तो माइनस y हो जाएगा। इस प्लस 4 को उधर भेजते हैं तो -4 हो जाएगा। इस बेचारे समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या भैया, अब देखो इस समीकरण को हमें ग्राफी विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मेरे साथ यहाँ पे लिखना कि ग्राफी विधि से हल करने पर देखो सबसे पहले ये समझिए कि ग्राफी विधि में हम इसे हल कैसे करेंगे। आपको ग्राफ निकालने आना चाहिए कि कैसे ग्राफ में निकाला जाता है। आप मेरी बातें ध्यान से समझना, देखो आप मेरी बातें ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। ग्राफी विधि में आपको एक कंसेप्ट ध्यान समझना है, ये हमारे वाली रेखा y रेखा होती है, ये वाली रेखा x अक्ष होती है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं x, इसको हम लिख देते हैं x डैश, इसको लिख देते हैं y, इसको लिख देते हैं y डैश। देखो ये बीच में जो मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है, ठीक है। देखो ये x जो दिख रहा है ना, ये प्लस में होता है, ये जो y दिख रहा है ना, ये प्लस में होता है। जहां भी डैश लगा होता है वो वैल्यू माइनस में होती है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और हमेशा x y के रूप में लिखा जाता है। देखो यहां भी हम लिखेंगे x, y, यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे x, y, यहां भी हम लिखेंगे x, y, और यहां भी हम लिखेंगे x, y। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना, कैसे ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है। आपको ग्राफ ही नहीं आएगा तो आप इन सारे कंसेप्ट को पढ़ाने का क्या ही फायदा। तो सबसे पहले ग्राफ आप समझिए, ठीक है, ध्यान से समझना। इस वाले चतुर्थांश में जो x का मान है वो किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। y का मान भी किस में है, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का मान प्लस लिख देंगे। यहाँ x का मान क्या है, माइनस में है। इस वाले में x का मान क्या है, माइनस में है, y का मान क्या है, प्लस में है। तो जहां भी माइनस प्लस वाला दिखेगा उसको हम इस चतुर्थांश में रखेंगे। इसमें x का मान क्या है, माइनस है, इसमें y का मान क्या है, माइनस है, इसलिए इस चतुर्थांश में माइनस का मान माइनस आते हैं, ठीक है। इस चतुर्थांश में देखो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। देखो ये जो x प्लस दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा। इसके ठीक विपरीत हम आएंगे तो x का -1, माइनस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। देखो ये ऊपर y का प्लस वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे +1, यहाँ पे लिखेंगे +2, यहाँ पे लिखेंगे +3, यहाँ पे लिखेंगे +4, यहाँ पे लिखेंगे +5, यहाँ पे लिखेंगे +6। अच्छा ये देखो माइनस वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -2, -3, -4, -5, -6। तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो मैं यहां से डायरेक्ट आपको ग्राफ में ले जाऊंगा और वहां से डायरेक्ट आपको हल कराऊंगा, ग्राफ पे हल कराऊंगा, ऐसे नहीं हल कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आपके पास एक ग्राफ जरूर होगा, ठीक है, ध्यान से। इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे।
तो देखो ग्राफी विधि से हल करने के बाद हमें x और y का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको दो बॉक्स बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि दो समीकरण है तो दो समीकरण के लिए आपको दो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए है, ये वाला बॉक्स हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए। ये मैं जो आपको बताया हूं ना, ये ग्राफ के लिए है, ठीक है। ये मैं आपको जो बताया हूं ये ग्राफ के लिए है। अगर प्लस प्लस दोनों चिन्ह रहेगा, x का दोनों मान प्लस में रहेगा तो इसमें बना देना, ठीक है। यदि x और y का मान माइनस प्लस में रहेगा तो इसमें चित्र बनेगा। x y का मान दोनों माइनस में रहेगा तो हम दोनों इस वाले चित्र में बनाएंगे, और x y का मान दोनों प्लस माइनस में रहेगा तो इस वाले चित्र में बनाएंगे। हम एक दो चित्र जैसे ही बना लेंगे ना, एक दो ग्राफ जैसे ही बना लेंगे तो ये चतुर्थांश मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब मेरी बातें ध्यान समझना। x और y को जोड़ो कि 10 आ जाए, x और y को जोड़ो कि 10 आ जाए। हमें इस समीकरण में x और y दो हमारे युग्म है, दोनों युग्मों को लिख लेंगे। ऐसे कौन से दोनों मान को लिखूं कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। 5 में 5 जोड़ूंगा तो भी 10 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ूंगा तो भी 10 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ूंगा तो भी क्या होगा, 10 हो जाएगा, या 4 में 6 जोड़ूंगा तो भी 10 हो जाएगा। x और y को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या मैं 3 में 7 जोड़ूंगा, क्या मैं 3 में 7 जोड़ूंगा तो 10 नहीं आएगा। कोई सा भी मान ले सकते हो आप, यहाँ पे कोई सा भी मान ले सकते हो कि x और y को जोड़ने के बाद 10 आ जाए। तो मैं 3 और 7 लूंगा तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 और 6 लूंगा तो कितना मान आएगा, 10 आ जाएगा। आप कोई सा भी मान ले सकते हो, 9 का मान 1 भी लिख सकते हो, 8 और 2 भी लिख सकते हो। जब आप ग्राफ में हल करोगे तो एक ही बिंदु की जाके कटेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम समीकरण में ले लेंगे, हाँ, लेकिन एक कंडीशन ध्यान देना, एक कंडीशन ध्यान देना कि यहाँ पे जो मान होगा ना वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना वो रूट में होना चाहिए, ठीक है। आप ये 3 वैल्यू याद रखना कि यहाँ पे जो भी मान होना चाहिए ना वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए। इन तीनों मान में नहीं होगा तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे x और y, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि x माइनस वाई बराबर 4 आ जाए, x माइनस वाई बराबर 4 आ जाए। x की जगह पे हम 0 रख के देखते हैं। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो हाँ। एक बार x की जगह हम माइनस 4 रख के देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई माइनस 4। एक बार x की जगह हम माइनस 4 रख के देखते हैं, अब माइनस वाई बराबर माइनस 4। तो ये माइनस 4 से माइनस 4 कट गया तो माइनस वाई का मान कितना आया, 0, यानी y का भी मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमने ये देखा कि x की जगह यदि हमने माइनस 4 रखा है तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। तो हमने इन दोनों समीकरण को यहाँ पे बना दिया है। आप कोई सा भी बना सकते हो, लेकिन जो भी मान रखोगे माइनस 4 से छोटा ही रखोगे, जो भी मान रखोगे 10 से छोटा ही रखोगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको हम ग्राफ पे हल करते हैं। देखिए मैं कैसे इसे ग्राफ पे हल करता हूँ, ठीक है। देखो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको ऐसा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स मैं ही लिखा हूँ, मेरे हाथ से बनाए गए हैं नोट्स से। तो देखो मुझे कौन कौन सी रेखा आपको भरनी है, यहाँ पे देखना। मुझे समीकरण 1 के लिए x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, और y का मान कितना रखना है, 7 रखना है। तो क्या आपके पास ऐसा ग्राफ है? आपके पास नहीं है तो आप एक ग्राफ ले लीजिएगा और उसमें आपको ध्यान से देखना है कि x का मान 3 रखना है, ये प्लस का 3 है, ठीक है। जब माइनस दिया रहेगा तब यहाँ पे माइनस भरेंगे, और ये प्लस का 7 है। तो x का मान 3 और y का मान 7 रखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो इस वैल्यू को x कहते हैं, इस वाले वैल्यू को y कहते हैं, ठीक है। ये जो वाला वैल्यू है इसको x माइनस कहते हैं, और ये वाला जो नीचे का वैल्यू है इसको y माइनस कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या भरना है, x का मान 3 भरना है, y का मान 7 भरना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x का मान 3 भरेंगे, 1 2 3, ये x का मान 3 हो गया, और y का मान 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये इसका 7 हो गया ये, और इसका 3 हो गया ये, इसका 7 हो गया ये, इसका 3 हो गया ये। अब इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ऐसे नहीं मिलाएंगे, इनका जो बिंदु होगा ना उनको मिलाएंगे। देखो इसका बिंदु यहाँ पे है और इसका बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है।
इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु को हम कहेंगे 3,7, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे 3,7, ठीक है। क्लियर आपको। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है 4,6, x का मान 4 रखना है और y का मान 6 रखना है। तो फटाक से आपको रखनी है। आपको इसमें देखो कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ग्राफ है सबसे आसान होता है। मुझे ये 4 और 6 रखनी है, ठीक है। मैं x का मान 4 रखूंगा, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई। और y का मान कितना रखना है, 6 रखना है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 का मान 6 का जो बिंदु बनेगा ना, क्या यही बनेगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। मेरी बातें समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 6, देखो ये वाला जो बिंदु बनेगा ना, ये x का 4 हो गया और ये y का 6 हो गया। तो ये जो बिंदु बनेगा ये 4 का मान 6 बनेगा। अब आपको करना क्या है कि आपको जो ये बना है ना बिंदु, इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है, ठीक है। क्लियर एकदम। आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे +1 लिख दो, यहाँ पे +2 लिख दो, यहाँ पे +3 लिख दो, यहाँ पे +4 लिख दो, यहाँ पे +5 लिख दो, यहाँ पे +6 लिख दो, यहाँ पे +7 लिख दो। आप ऐसे कर लोगे तो आपको ये 6 भी दिख जाएगा, आपको 7 भी दिख जाएगा, ठीक है। आप इधर से +1 लिख दो, इधर से +2 लिख दो, इधर से +3 लिख दो, इधर से +4 +5 +6, तो आपको यहाँ पे 3 भी दिख गया, आपको यहाँ पे 7 भी दिख गया। और हमेशा आगे वाला मान x का होता है, पीछे वाला मान y का होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो दूसरा है ना, x का मान कितना रखना है, -4 रखना है, y का मान 0 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं x का मान -4 रखना है, मतलब यहाँ पे इसको हम बढ़ा देते हैं, और x का मान -4 रखना, मतलब 1 2 3 4, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। अब y का मान 0, y का मान 0 का मतलब ना ऊपर ना नीचे, इसी को कहते हैं y का मान 0। तो यही बिंदु हो जाएगा x -4 का मान 0, ठीक है। यही मेरा बिंदु क्या हो जाएगा, -4 का मान 0। तो ये जो 4 दिख रहा है ना, ये x की ओर है, ये y है ना, ये y की ओर है। तो 0 ऊपर ना जाना है ना नीचे जाना है, वही हमारा क्या कहलाता है, 0 कहलाता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, फिर आपको दिया है 0 का मान 4, मतलब x का मान 0 होना चाहिए, y का मान 4 होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे x का मान 0 होना चाहिए और y का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम इसको बना देते हैं, y का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो ये वाली वैल्यू दिख रही है ना, y का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है y, तो y का मान 4 होना चाहिए, लेकिन x का मान 0 होना चाहिए। 0 का मतलब ना इधर बढ़ना चाहिए ना इधर बढ़ना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। देखो इसको और इसको मिला देंगे, तो क्या यह जो बिंदु हम मिला रहे हैं, ये कौन से बिंदु पे मिला है, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो मिला है ना, ये 3,7 पे मिला है। ये जो बिंदु मिला है वो 3,7 पे मिला है। जिस भी बिंदु पे मिलेगा, मेरी बातें ध्यान से समझना, जिस भी बिंदु पर मिलेगा वही बिंदु मेरा आंसर हो जाएगा। जिस बिंदु पर मिलेगा वही बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे इसको आंसर मानेंगे, इसको आंसर नहीं, जिस बिंदु पर कटेगा उसी बिंदु को हम अपना आंसर मानेंगे। तो 3,7 पे कटा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो लड़कों की संख्या होगी वो 3 होगी, लड़कियों की संख्या होगी वो 7 होगी, क्योंकि इनसे ये 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ बताया है, ये पहला ग्राफ मैं आपको बताया हूं। क्या आपको उससे कुछ समझ में आया है, तो बोलोगे हाँ भैया। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैं इस चैप्टर में जो भी आपको कठिन सवाल लगेगी, मैं पता है, देखो मैं पढ़ा हूं तो मुझे पता है कि आपको कौन सी सवाल टफ लगेगी, कौन सी सवाल आसान लगेगी। तो जितनी भी आसान सवाल होगी ना उसको मैं छोड़ दूंगा। अगर वो आसान सवाल भी आपसे नहीं बनती है ना, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे, या मैं अपने व्हाट्सएप का चैनल का ग्रुप आपको दे देता हूं, ठीक है। उस ग्रुप में जैसे ही आपको जाओगे आपको मेरा PDF मिल जाएगा। मैंने अपने हाथ से लिखा गया है, वो नोट्स है, मेरा बनाया गया नोट्स है। आप उससे जाके पूरी सवाल को देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, मैं आपके लिए पूरा फ्री किया हूं। मैं आपको ये बैच पूरे ऑनलाइन जैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो प्रश्नावली 3.1 की दूसरी सवाल, आप यहाँ पे दूसरी सवाल पढ़ना। आपके पास कोई सी भी बुक होगी, ये सवाल जरूर दिया होगा। दिया इसमें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत जानदार क्वेश्चन है। अगर ये सवाल मुझे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से लगाना होता तो 2 मिनट में लग जाती। इसे मुझे किस तरीके लगाना है, ग्राफी विधि से लगाना है, इस बात का ध्यान रखना।
सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। एक पहले पेंसिल ही दिया है ना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, प्रश्नानुसार का इसका मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। तो इसी प्रश्न के अनुसार हमसे ये कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है भैया, हमारे पास 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य हमारे पास कितना है, 50 रुपये है। और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य हमारे पास कितना है, 46 रुपये है। इस बेचारे को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इस बेचारे को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। 2 समीकरण इसलिए हम 2 बॉक्स को बना देंगे। 2 समीकरण इसलिए हम कितने बॉक्स को बना देंगे, 2 बॉक्स को बना देंगे। ठीक है, मैं देखो ये पिछली सवाल में भी ऐसे किया था। ठीक है, आगे के जितने भी सवाल होंगे यदि उसमें दोनों समीकरण दिया रहेगा, ऐसे 2 समीकरण, तो मुझे भी ऐसे ही बनानी होगी। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे के सवाल में भी ऐसे कई समीकरण दिए गए हैं, उसको हमें ग्राफी विधि से हल करना होता है। ठीक है, यहां पे लिख देना एक्स वाई और यहां पे लिख देना एक्स कामा वाई। ये जो वैल्यू है ये समीकरण नंबर 1 के लिए और ये वाला बॉक्स है ये समीकरण नंबर 2 के लिए है। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। आपको मैंने ये चीज कहा था कि यहां पे मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, एक्स का जो भी मान मानूंगा, वाई का मान भिन्न में नहीं आना चाहिए। वाई का मान भिन्न में नहीं आना चाहिए, तभी हमारा समीकरण सही होगा। देखो ये समीकरण मैं यहां पे लिख देता हूं, 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, आप कहोगे भैया कि मैं x की जगह 2 मान के देख लेता हूं। आप बोलोगे भैया कि x की जगह मैं 2 मान के देख लेता हूं, x की जगह 2 मान के देखता हूं, तो 5 × 2 हो जाएगा प्लस 7 × y बराबर कितना हो जाएगा, 50। बोलो हाँ भैया। 5 दूना के 10, 10 को उधर ले जाएंगे तो 50 में 10 घटा दोगे तो कितना मिलेगा भैया, 40 मिलेगा। तो 7y बराबर कितना होगा, 40। तो y का मान कितना होगा, 40/7। क्या यह मान भिन्न में आया है कि नहीं, क्या यह मान भिन्न में आया है कि नहीं? मैंने आपसे ये कहा है कि x का मान कोई भी रखो, y का मान भिन्न में नहीं आना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। ठीक है, इस x की जगह हम 10 मानते हैं। जब 10 मानेंगे तो 5 × 2 = 50, 50 से 50 कट जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा, 7 भी उधर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस x की जगह 3 मान के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे मान लेना आप लोग। ठीक है, 5x + 7y बराबर 50। तो देखो x की जगह हम 3 मान लेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 15 को घटा देंगे तो 7y बराबर 35 हो जाएगा और काट देंगे तो 7 × 5 = 35। y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप समीकरण में रखना आना चाहिए। ठीक है, देखो x की जगह मैंने 3 रखा है, 5 × 3 = 15, 15 को उधर ले जाके घटा दिया हूं, 50 में से 15 घटाया हूं, 35 आया है। 7 से भागा दे दिया हूं तो 5 बार में कट गया है, यानी x का मान 3 रखा हूं तो y का मान कितना आया, 5 आया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसा हम समीकरण नंबर 2 में करते हैं। देखो यहाँ पे 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46। ऐसा मैं करता हूं, x की जगह पे 8 रखता हूं, तो 8 × 7 = 56, 56 में से 46 घटाओगे तो -10 बचेगा। 5 से काट दूंगा तो ये -2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 दूना के कितना होगा, 10 होगा। मैं यहाँ पे 3 रखता हूं, x की जगह कितना रखता हूं, 3, तो 7 × 3 = 21, 21 जाके यहाँ पे घट जाएगा तो 46 में से 21 घटाएंगे, 46 में से 21 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 35। 5 से भगा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 5 × 7 = 35, नहीं 25 बचेगा। देखो x की जगह यदि हम 3 रखेंगे तो 7 × 3 = 21, 46 में से 21 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25। 5 से भगा देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ऐसे देखो हम समीकरण का मान रखते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे ऐसे बनाना ना, ग्राफी विधि से हल करने पर। ठीक है, तो आपको ये दूसरी सवाल में बता रहा हूं ग्राफ पे, कैसे आप इसे ग्राफ पे हल करोगे। इसके बाद की जितनी भी सवालें होंगी सिर्फ मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, आपको वो ग्राफ पे खुद से बनाना होगा, स्वयं बनाना होगा। ठीक है,
मैं आपको बता दूंगा कि ये सवाल बनाना है ग्राफ पे, तो आपको उस तरीके से बना सकते हो। आपको मैं दूसरी सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं ग्राफ पे, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। तो क्या मैंने आपको यही सवाल ब्लैक बोर्ड पे बताई है व्हाइट बोर्ड पे, तो बोलोगे हाँ भैया ये आपका नोट्स है। और देखिए इस नोट्स में भी सेम वही क्वेश्चन है। x का मान मुझे 10 रखना है, y का मान मुझे 0 रखना है। तो मैं सबसे पहले इसे रख देता हूँ। देखो ऐसे आपको बना लेनी है, ठीक है। आप ऐसे बना लोगे तो ये तो सबसे आसान है। आपको एक प्लस बनाना है और x का मान 10 रखना है और y का मान 0 रखना है। तो ये वाली को हम x कहते हैं, ये प्लस में मान होता है। और ये वाली को हम x माइनस कहते हैं और ये वाली को y प्लस कहते हैं। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको y माइनस कहते हैं, ठीक है। तो हमें 10 रखना है प्लस में, हमें 10 रखना है प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिंदु हो गया। लेकिन y का मान हमें 0 रखना है। 0 का मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो यही हमारा बिंदु हो जाएगा 10,0, ठीक है। अगला दिया है हमको कि x का मान 3 रखना है। यहाँ पे आप देखिए अगला मान हमको रखना है कि x का मान 3 रखना है, y का मान 5 रखना है। x का मान 3 और y का मान 5, तो इसको भी हम रख देते हैं। ध्यान से देखिए x का मान 3, 1 2 3 ये 3 हो गया। और y का मान 5 रखना है, 1 2 3 4 5 ये रखना है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, बल्कि इसका जो बिंदु होगा ये कटान बिंदु है, जो ये वाला बिंदु, ये हमारा हो जाएगा 3,5। आप ऐसे जब लिखोगे ना तो ये वाला जो बिंदु है ना ये मान 3,5 होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3,5 लिखा गया है, देखो यहाँ पे 3,5 लिखा गया है, उस तरह हमने इसको रख दिया। अब देखो समीकरण 2 के लिए हम दूसरी वाली रेखा को मिलाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम मिला लेते हैं, ये वाली जो है ना मेरे पास, इसको हम मिला लेते हैं। ध्यान से समझना, आपको भी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आपको करनी है, ठीक है। क्लियर नहीं आता, ऐसे आपको क्या करनी है, इसे मिला लेनी है। आप एक बार इसे देख लो मैंने कैसे इसे मिलाया, ठीक है। अब आपको समीकरण 2 के लिए जो रेखा है उसको बनानी है। x का मान कितना है, x का मान देखो यहाँ पे 8 है और y का मान कितना है, -2 है। तो हम x का मान +8 लेंगे, y का मान -2 लेंगे, ठीक है। देखना ऐसे आपको दिख रहा है, x का मान 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला मान ले लेंगे, ठीक है। और ये x का मान 8 हो गया और y का मान -2 है। तो -2 का मतलब नीचे की ओर, -2 का मतलब देखो यहाँ पे माइनस लिखा है ना, y का मान माइनस में लेना है। तो 2 नीचे की ओर, 1 और 2, तो ये बिंदु हो जाएगा इस बिंदु का नाम होगा 8,-2। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। आगे देखो यहाँ पे आपको लिखा है x का मान 3 और y का मान 5, तो 3 और 5 लेना, ठीक है। तो x का मान 3 होना चाहिए और y का मान 5 होना चाहिए, यही बिंदु है भाई, यही बिंदु है 3,5 3,5। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू कट गई, जहाँ पे ये हमारा कटा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इस फिगर को एक बार और ध्यान से देखिए, मैंने आपको कैसे बनाया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको ये पूरा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियर आपको, देखो सबसे पहले मैंने 10,0 बनाया हूँ, फिर 3,5 बनाया हूँ, फिर ये 8,-2 बनाया हूँ, फिर 3,5, एक ही बिंदु पर 2 बिंदु बना है, और जहाँ ये दोनों बिंदु मिल गए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली ग्राफ में आपको सवाल समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 की दूसरी सवाल। तो क्या आपको ऊपर दूसरी सवाल दिख रही है, बोलोगे हाँ भैया। बड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें दिया है कि अनुपात a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा c2 की आप तुलना करिएगा। और उसमें हमें ज्ञात करना है कि रेखाएं क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं, कि क्या ये रेखाएं समांतर है, कि क्या ये समपाती हैं। याद करिए मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कुछ फार्मूले और ट्रिक बताए थे जो इस चैप्टर पे पूरी तरीके से आधारित थे। तो मुझे ये प्रश्नावली 3.1 की दूसरी की पहली सवाल है, इसे हमें हल करना है। इसे हमें बताना है कि क्या यह समांतर रेखा है, क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या यह समपाती रेखा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो ये जो आगे वाली वैल्यू है ना, ऐसे हाथ हाथ रख के लिख देना, तो आपको जल्दी जल्दी लिखा जाएगा। a1 का मान कितना है, 5 है। b1 का मान कितना है, -4 है। पूरा वैल्यू भी लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। c1 का मान कितना है, 8 है, ठीक है। अच्छा a2 का मान कितना है, यहाँ पे a2 का मान 7 है।
B2 का मान कितना है 6 है, और यहाँ पे C2 का मान कितना है 9 है। क्या आप ऐसा कर पाओगे? तो बोलोगे हाँ भैया। A1 में A2 का हम भाग दे देंगे, A1 बटा के A2 बराबर क्या होगा 5 बटा के 7, ठीक है। B1 बटा के B2 यदि हम कर देंगे तो इसे हम कहेंगे -4 बटा के 6, 2 से काट दोगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 यानी -2 बटा के 3 आएगा। C1 बटा के C2 कर दोगे तो बराबर होगा 8 बटा के 9। क्या ये तीनों मान आपस में बराबर है? क्या ये मान और ये मान और ये मान आपस में बराबर है? तो कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों मान आपस में बराबर ना होना, ऐसे लिखना A1 बटा के A2 बराबर नहीं है B1 बटा के B2। हालांकि हमारा इतना में ही लग जाता, लेकिन हम पूरा लिख देंगे C1 बटा के C2। अगर ये मान तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या आएंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। मैंने आपको लिखवाया है, क्या आप देखिए कंसेप्ट में यही लिखा है, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और मैंने आपको वहीं पे लिखा है कि जो भी रेखा प्रतिच्छेद करती है वो संगत होती है। वो क्या होती है? संगत होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म संगत है। दिया गया समीकरण युग्म रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, रेखा को प्रतिच्छेद करेंगी। अब आपके लिए ये चैप्टर पूरा आसान होगा। अब आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर आपके लिए पूरा का पूरा आसान होगा। अब आपको ये समझ में आया? अब आपको ये समझ में आया दूसरी की पहली सवाल कितनी आसान थी। अगर मैं ये सवाल डायरेक्ट आपसे बताता कि डायरेक्ट देखो ये होता है ये होता है, आपको वो समझ में नहीं आता, लेकिन आपको मैंने पूरा कंसेप्ट से बताया, आपको ये फिर समझ में आना ही आना है, ठीक है। बस क्लासेस को आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। और एक दिन में एक ही क्लास को देखना है। आप एक ही दिन में पूरे क्लास को नहीं देखना, ठीक है। आप एक एक करके पूरे क्लास को देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये दूसरे का पहला है, ये दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का दूसरा है, ठीक है। ये दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा आसान है। जो दूसरे का दूसरा है ना, जो दूसरे का दूसरा है, आप उसमें देखिए दिया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये तो साफ साफ लौक रहा है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। और ये ऐसा होता है तो इसे संपाती रेखा कहते हैं। तो मैं आपको तीसरा बता रहा हूं एक ही बार, दूसरे का तीसरा, आप इसे भी देख लेना, ठीक है। आपको जिस तरीके से बता रहा हूं आपको उसी मेथड से करना है, ठीक है। आपको मैं दूसरे का तीसरा बता रहा हूं। ये जो सवाल हमारे पास दिख रहे हैं ना, ये दूसरे का तीसरा है। दूसरे का जो दूसरा है ना, उसे मैं आपको छोड़ दिया हूं, वो संपाती है, ठीक है। वो कैसी है? संपाती है। उसमें यदि आप उसे हल करोगे तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये हल किया ना, वैसे आपको दूसरा हल करना है। वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, जितने भी आसान सवाल होंगे उसे मैं आपको होमवर्क दूंगा। जो भी आपको थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं कठिन है, मैं सवाल को लगाया हूं, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कठिन लगेगा, वो सवाल को मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि संपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं को संगत कहते हैं, संगत होती हैं। और जितनी भी समांतर रेखा होती हैं वो असंगत होती है। असंगत का हल नहीं होता है। इसको हम लिख देंगे ऐसे, हाथ पकड़ के लिख देना, जल्दी जल्दी लिखा जाएगा। A1 का मान कितना है? 6 है। B1 का मान कितना है? -3 है। और C1 का मान कितना है? +10 है, ठीक है। ऐसे इसको लिख देना। A2 का मान कितना है? 2 है। और B2 का मान कितना है? -1 है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 मान लेंगे। अच्छा, C2 का मान कितना है? 9 है, ठीक है। C2 का मान कितना है? 9 है। अब देखिए इसको हम हल कर देंगे, लिखेंगे A1 बटा के A2 बराबर 6 बटा के 2, ठीक है। तो काट देंगे तो 2 तिया कितना होगा? 6। अच्छा, B1 बटा के B2, B1 बटा के B2 -3 बटा के -1, अगर 2 माइनस रहते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 बटा 1 को हम 3 लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास C1 बटा के C2 है, इसे हम लिखेंगे 10 बटा के 9। यहाँ पे देखिए A1 बटा के A2, B1 बटा के B2, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों का जो मान आया है वो बराबर आया है, लेकिन ये तीसरे के मान के बराबर नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 तो है, लेकिन C1 बटा के C2 नहीं है,
इसलिए ये जितनी भी इसलिए ये जो है ना, इसलिए ये जो युग्म हमारा है ना, ये युग्म समांतर रेखा होगा। ये कैसा होगा? समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगी। और जितनी भी समांतर होती है ये असंगत होती है, ऐसे लिख देना, आपको याद रहेगा। जितनी भी समांतर होती है ये असंगत होती है और असंगत का हल नहीं होता है, असंगत का हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये चीज हमने लिखा था ना, अतः दिया गया समीकरण युग्म रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, वो सेम वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे। अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म रेखा को समांतर रेखा में समीकरण युग्म समांतर रेखा में होगी, ऐसे लिख देना, समांतर रेखा में होगी। आपको तो मैं नोट्स दे दिया हूं, ठीक है, आपको मैं नोट्स दे दिया हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद से करिए। ठीक है, क्लियर आपको? तो ये देखो, मैं आपको दूसरी की टोटल सवाल बता दिया हूं, पहली और तीसरी 2 नंबर का आपको मैं होमवर्क में दिया हूं। इसके बाद आप तीसरी सवाल देखिए, आपको वहां पे तीसरी सवाल दिख रही है। देखो तीसरे सवाल में जो मैं चीज बोल रहा था ना, वही सेम चीज दिया है कि a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा के c2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। आपको समझ में आया कि मैं किस लिए बता रहा था कि किसको संगत कहते हैं, किसको असंगत कहते हैं? अब तो ये आपके लिए आसान हो गया सवाल, अब तो आपके लिए आसान हो गया भैया सवाल। संगत किसे कहते हैं? जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जो संपाती रेखा होती है, उसे हम संगत कहते हैं। जो समांतर रेखा होती है उसे असंगत कहते हैं। तो कितने लोग हैं जो इस सवाल को हल कर सकते हैं? मैं इस तीसरे में से आपको मैं जो बताने वाली सवाल है वो मैं तीसरा का डायरेक्ट आपको तीसरा बता रहा हूं। मैं आपको तीसरा का डायरेक्ट तीसरा बता रहा हूं। मैं आपको तीसरा का डायरेक्ट तीसरा बता रहा हूं और इसके बाद पांचवा बताऊंगा। ठीक है, जो ये पांचवी साल आपको दिख रही है वो सवाल पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। मैं आपको दोनों ये सवाल जो आपको कठिन लग रहा है मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, जितनी भी आसान सवाल है आप इसे बना पाओगे, ध्यान देना मेरी बातों को। देखो तीसरे का तीसरा, आपके पास ये बराबर के बाद इधर कोई संख्या दिख रही होगी, इधर जितनी भी संख्या सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ जाओ, तो बराबर के बाद 0 बच जाएगा। देखना ध्यान से मैं क्या करता हूं, 3 बटा के 2x प्लस 5 बटा के 3y, ये 7 को इधर लेके आ जाओ तो -7 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं सारे सवाल? देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y, इस 14 को हम इधर लेके आएंगे तो -14 हो जाएगा, बराबर के हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, क्या हम यहां से a1 का मान निकाल सकते हैं? a1 का मान ऐसे हाथ पकड़ के निकाल दो, 3 बटा के 2। क्या b1 का मान कितना है? 5 बटा के 3। क्या c1 का मान कितना है? -7। यहां से मान निकाल दो भैया, a2 का मान कितना है? ऐसे निकाल दो, a2 का मान कितना है? 9 है। b2 का मान कितना है? -10 है। और c2 का मान कितना है? -14 है। ऐसे मान निकाल सकते हैं कि नहीं आप? आपको नहीं आ रहा है, ऐसे हाथ पकड़ के निकाल दो और जो मान ना मिले उसे 0 मान लो। अब हम यहां से निकालते हैं, ध्यान से समझना, a1 बटा के a2 ऐसे निकालते हैं, a1 बटा के a2 मतलब 3 बटा के 2 में 9 का ऐसे भागा देते हैं। तो ऐसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, और हमेशा गुणा नीचे वाले में होता है। तो 1 बटा के 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो मेरी बातें, आपको देखो ऐसे दिया, 3 बटा के 2 बटा के 9 दिया है। ठीक है, तो इस 9 बटा को हम 1 मान सकते हैं कि नहीं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 बटा के 2 गुणे 1 बटा के 9, लंगड़ी भीनों पर पलट जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 3 एकम 3, 3 तिली के 9, तो 1 बटा के 6 यहाँ पे भी आया, 1 बटा के 6 यहाँ पे भी आया। तो ये मैं आसान तरीका आपको बताया हूँ। ठीक है, हमें मेरे भाई छोटे छोटे चीजों को समझनी है। ठीक है, अगर हमें गणित लगाना है तो छोटे छोटे ट्रिक्स को समझनी है। ठीक है, देखो सेम उसी तरह से भी हल करेंगे। b1 बटा के b2 बराबर क्या होगा? 5 बटा के 3, कुल के बटा के -10 है, इसको भी वैसे हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, मेरी बातें ध्यान समझना। तो देखो ये 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिया कितना होता है? 6, तो -1 बटा के 6 मेरे पास आएगा। ठीक है, -1 बटा के 6 मेरे पास आएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे c1 बटा के c2,
C1 बटा के C2। तो C1 बटा के C2 मतलब -7 बटा के -14, -7 बटा के -14। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, मतलब हमारी वैल्यू कितनी आई 1 बटा के 2। तो देखो क्या ये मान अलग अलग है कि नहीं है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। आप ये मत समझना कि भैया ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, मतलब ये बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा समांतर रेखा हो गया। बराबर का मतलब इसका भी मान वही होना चाहिए, इसका भी मान वही होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कि ये तीनों मान अलग अलग है, तीनों मान क्या है, अलग अलग है। तो इसके नीचे नीचे मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे कि A1 बटा के A2 बराबर नहीं है B1 बटा के B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटा के C2 के। यदि ऐसा हमारे पास आता है तो ये सब रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है ये संगत होती है। ये क्या होती है, संगत होती है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया। जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो सारी की सारी रेखा क्या होती है, संगत होती है। क्लियर आपको यहां तक? बोलोगे हाँ भैया, हमको यहां तक पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो संगत होती है, ठीक है। तो ये मैं तीसरे का तीसरा बताया हूं, तीसरे का पहला भी आपको लगाना है, तीसरे का दूसरा भी आपको लगाना है, तीसरे का मैं तीसरा आपको बताया हूं, तीसरे का चौथा भी आपको लगाना है। मैं बता रहा हूं तीसरे का पांचवा। जो तीसरे का पांचवा सवाल है ये प्रीवियस ईयर 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। सेम हूबहू यही क्वेश्चन आया था बहुविकल्पी में। ये जो सवाल है ना, ये सवाल 2025 के बोर्ड में पूछा था, ये सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, बहुविकल्पी में प्रश्न आया था। इसे हम लिख लेते हैं 4 बटा के 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0। इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब हम यहां से a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है, ऐसे उंगली पकड़ लेना, 4 बटा के 3। यहां से b1 का मान कितना है +2, यहां पे c1 का मान कितना है -8। यहां से हम मान निकालेंगे, जो a2 का मान है वो 2 है, जो b2 का मान है वो 3 है, जो c2 का मान है वो -12 है। क्या इसे हम हल कर सकते हैं? ध्यान से देखना, a1 बटा के a2 बराबर हम लिखेंगे 4 बटा के 3 बटा के 2, काट दे, 2 दूना के 4, तो कितना मान आया 2 बटा के 3 आया। इसको हम हल करते हैं b1 बटा के b2, तो 2 में किसका भाग देंगे, 3 का देंगे। अच्छा, c1 बटा के c2 -8 में किसका भागा देंगे, -12 का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूना के 8, 4 3 12, मतलब हमारे पास कितना बचा 2 बटा के 3। तीनों बराबर है कि नहीं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब ये तीनों मान बराबर होते हैं ना, इसे हम कहते हैं संपाती रेखा, इसे हम कहते हैं संपाती रेखा, ठीक है। और जितनी भी संपाती रेखा होती है ये सब संगत होती है, ये सब क्या होती है, संगत होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, आप लोग ना भूलते बहुत तेज हो। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। अब आपको ये क्वेश्चन सुंदर तरीके से लगेगा जहां भी आप इसे नोट करोगे, ठीक है। तो ये मैं बताया हूं आपको तीसरी सवाल। अब इसके बाद हमें देखो पढ़ना है चौथी सवाल, ठीक है, सही है ना। इसके बाद अब हमें पढ़ना है चौथी सवाल, 3.1 की ये चौथी की पहली सवाल है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हम काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। अगर 2 का भागा देंगे तो सब में देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5। ये तो सेम सेम वैल्यू दिख गई। अगर ये सेम सेम दिख रहे तो इसका मतलब ये है कि ये संपाती है। मैं इसको करके बताता हूं, x प्लस वाई, इस 5 को इधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा, इस 5 को भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बोलो हाँ भैया। इसको हम a1 का मान कितना हो गया 1, b1 का भी मान कितना हो गया 1, c1 का मान कितना हो गया -5। यहां से a1 का मान कितना हो गया 1, यहां से b1 का मान कितना हो गया 1, यहां से c1 का मान कितना हो गया 5। इसको हम कर देते हैं, अच्छा a2 होगा ना, यहाँ पे a1 बटा के a2 बराबर 1 बटा के 1, इसका मान 1 होता है। यहाँ पे b1 बटा के b2 का मान रखेंगे तो 1 बटा के 1, इसका मान 1 होता है।
यहाँ पे C1 बटा के C2 का मान -5 बटा के -5 होगा, इसका भी मान 1 होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया। हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2, ये तीनों मान बराबर है। जब ये तीनों मान बराबर है तो ये मान क्या होगा? संगत होगा। हमने आपको बताया कि संगत का ग्राफ में हल होता है, संगत का ग्राफ में हल होता है। तो जैसे ही ग्राफ में हल होता है हम यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेंगे। याद कीजिए, मैं आपको पहले ही पॉइंट में बताया हूँ, पहली सवाल में बताया हूँ कि आपको तुरंत ग्राफ बना लेनी है। ठीक है, आपको तुरंत क्या बना लेनी है? ग्राफ बना लेनी है। यहाँ पे x का मान लिखना है, यहाँ पे y का मान लिखना है। ठीक है, यहाँ पे x का मान लिखना है, यहाँ पे y का मान लिखना है। यहाँ पे x का मान लिखना है, यहाँ पे y का मान लिखना है। ठीक है, और ध्यान देना, मैं यहाँ पे वही मान लूंगा जिससे यहाँ पे मान भिन्न ना है, ना कोई दशमलव है, ना कोई रूट में है। तो x का मान मैं क्या लूं? मेरे पास समीकरण कहाँ गया? ये रहा समीकरण, x + y = 5। यही है मेरे पास समीकरण। ऐसे मैं नीचे लिख देता हूं, x + y = 5। x के जगह पे ऐसा क्या लूं कि y का मान सही सही पूरा आए। सही से पूरा का मतलब है कि x का ऐसा कौन सा मान लूं कि y का मान न दशमलव में आए न भिन्न में आए। x का मान 0 लेता हूं तो y का मान 5 होगा। x का मान यदि 5 लेता हूं तो 5 उधर जाके y का मान 0 बना देगा। अरे 5 यहाँ पे ले लूंगा, y = 5, 5 से 5 कट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा भैया? 0। x का मान 0 ले लूंगा तो y का मान डायरेक्ट 5 होगा। जो दोनों समीकरण बराबर है इसलिए इस समीकरण को हम यहां भी लिख सकते हैं, 0 5 5 0। अब इसे हम ग्राफी विधि पे हल कर देंगे। ठीक है, इस सवाल को हम ग्राफी विधि पे हल कर देंगे। ठीक है, इस सवाल को हम ग्राफी विधि पे हल कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे, छोटा सा ऐसे पॉइंट बना के लिखना होगा हमें कि ग्राफी विधि से हल करने पर, ग्राफी विधि से हल करने पर आप एक बात ध्यान से देखिएगा। आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि भैया हम एग्जाम में यदि बैठेंगे तो क्या हमें ग्राफ पे सवाल दिया जाएगा या मुझे ग्राफ दिया जाएगा या मैं ग्राफ लेके यहां से घर से जाऊंगा? तो इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ग्राफ दिया जाएगा। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये चौथा का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, क्या मैंने आपको यही सवाल वहां पे बताया था व्हाइट बोर्ड पे? तो बोलोगे हाँ भैया। इस सवाल को देखो, मुझे हल करना है। x का मान मैं 5 रखूंगा, y का मान 0 रखूंगा। आपको ऐसा एक प्लस बना लेना है और x का मान 5 रखना है। ये x का मान है, ये x माइनस का मान है। ठीक है, और ये y प्लस का मान है, ये y माइनस का मान है। तो मुझे x का 5 मान रखना है, मतलब 5 वैल्यू ले जाना है, 1 2 3 4 5, ये वाले काम हो गया। और y का मान 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर ना नीचे, तो ये हो जाएगा 5 का मान 0। ठीक है, x का मान 0 रखना है, y का मान 5 रखना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, x का मान 0 ही रखेंगे, लेकिन y का मान 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0,5। अब आपको तुरंत क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐसे मिला देनी है। देखो जैसे मैं मिला रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको क्या करनी है, मिला देनी है। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है x का मान फिर से 5 0 0 5, आपको दिख रहे हैं। इसी को कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पे एक रेखा बनी हुई होती है। फिर से मैं वही 5,0 0,5 बना के मिलाऊंगा तो एक ही रेखा पे दोनों रेखा आ जाएगी कि नहीं? मेरी बातें ध्यान समझना। क्या मैं आपसे जो कह रहा हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? एक ही वैल्यू ये बनाया हूँ, एक ही वैल्यू फिर से यहीं पे बनाऊंगा, 0,5 यहाँ भी लिखूंगा, 0,5 यहाँ भी लिखूंगा, तो एक ही रेखा फिर से बनेगी। तो ये क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या मैं आपको पूरी सवाल, चौथी की पूरी सवाल बताऊं कि क्या आप इसके आगे की सवाल आप लगा डालोगे? क्या मैं आपको चौथी की पूरी सवाल बताऊं कि या इसकी सवाल आप लगा डालोगे? ठीक है, मैं आपको दूसरी बता देता हूं। चौथे की दूसरी सवाल है। ठीक है, x - y = 8 और दूसरी सवाल है 3x - 3y = 12। क्या यही सवाल दिया गया है? यहां पे 16 है। ठीक है, ये x - y, ये 8 को इधर ले आओगे तो -8 हो जाएगा। ये 3x - 3y ये -16 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम a1 का मान निकाल देंगे तो 1 होगा, b1 का मान निकाल देंगे तो -1 होगा, c1 का मान निकाल देंगे तो -8 होगा। यहां से a1 का मान निकाल देंगे तो 3 होगा। ऐसे में निकाल देते हैं।
यहां से A2 का मान निकालेंगे तो 3 होगा, यहां से B2 का मान निकालेंगे तो -3 होगा, यहां पे C2 का मान निकालेंगे तो -16 होगा। इसे हम हल कर देते हैं। A1 बटा के A2 1 बटा के 3, B1 बटा के B2 -1 बटा के -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। C1 बटा के C2 -8 बटा के 16, 8 कम 8, 8 दूना के 16, मतलब 1 बटा के 2 आया। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2, लेकिन C1 बटा के C2 बराबर नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये रेखा समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। और जितनी भी समांतर रेखा होती है ये सब असंगत होती है, और असंगत का ग्राफ में हल नहीं होता है, असंगत का ग्राफ में हल नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप इस चैप्टर में कोई भी सवाल यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप इस सवालों को आराम से जवाब देंगे, ठीक है, क्लियर। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन आपको ये जरूर सवाल दिखेगा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीमा का मतलब वही लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात कीजिए। जब मैं अपना पेपर दे रहा था ना, तो यही सवाल दिया गया था, और मैंने सारी सवाल पढ़ के गई थी, सिर्फ इस सवाल को छोड़ के। इस सवाल को मैंने अपने कंसेप्ट पे लगाया था, इस सवाल को मैंने अपने कंसेप्ट पे लगाया था। क्वेश्चन दिया है कि, मेरी बातें ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपको ग्राफ से नहीं हल करने के दे जा रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये सवाल स्टार बना लेना। एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं ग्राफ के सवाल, लेकिन जो ग्राफ से छोड़ के जितने सवाल है वो सवाल पूछी जाती है। हमसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मेरे पास आयत है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है इसको हम कहते हैं लंबाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे, चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे, इसको कहते हैं ब्रीथ, BREADTH, ठीक है। चौड़ाई को x मानेंगे तो इससे ये 4 मीटर अधिक है, मतलब x+4 मान लेंगे। इसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब यहां से आदमी चलना शुरू किया और यहां तक चला, अर्ध परिमाप इतनी दूरी का मान 36 दिया है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 72। भाई यहां से यहां चला तो अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब चारों तरफ के माप को, आधा परिमाप 36 दिया है तो पूरा परिमाप कितना होगा 72 होगा। आप आयत के कुछ फार्मूले लिख लो, ठीक है। देखो आयत का परिमाप होता है, इधर भी लंबाई, इधर भी लंबाई, इधर भी चौड़ाई, इधर भी चौड़ाई, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, इतना आदमी चल दे तो वो एक चक्कर पूरा लगा देगा। 2 कामों ले लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण किसे कहते हैं, यहां से यहां तक, ये डायरेक्ट यदि हम एक रेखा खींच देंगे तो इसको हम विकर्ण कहते हैं। तो रूट में L² प्लस B² होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो आपको ये आयत का 3 चीजें याद रखनी है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण। अगर मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना होता तो हम कहेंगे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लेंगे, यही वाला फार्मूला से डायरेक्ट लगा देंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लंबाई कितनी है x+4 है, और चौड़ाई कितनी है x है, टोटल परिमाप कितना है, ये 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 2 से 72 को काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा, x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 4 को उधर ले जाके घटा देंगे तो हमारे पास 32 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 16, यानी चौड़ाई का मान 16 और इसका मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपको ये देखो, ये मैं शॉर्ट तरीके से बताया हूं, आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ये मत समझिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पे 36 से पूरा 72 हो जाएगा, लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, जब 4 मीटर अधिक है तो 2 से 72 कट जाएगा, 36 बार में x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। आपको ये 3 फार्मूले बस याद रखने आयत के। देखो 5 नंबर के सवाल को हम लोग लगाते हैं विस्तृत रूप से, कैसे हम इसे सुंदर तरीके से लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा गया है, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना आयत की जो चौड़ाई है, माना आयत की चौड़ाई है वो x मीटर है, ठीक है, इससे इसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो
यहां पे लिखेंगे आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, x + 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया है कि दिया है, यहां पे लिख देना दिया है, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, जो अर्ध परिमाप है, जो अर्ध परिमाप है वो 36 है, तो परिमाप बराबर होता है अर्ध परिमाप बटा के 2। परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बटा के 2 पर एक मिनट परिमाप बटा के 2 बराबर अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाता है। अर्ध का मतलब हो गया आधा, परिमाप का मतलब परिमाप, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाता है। तो परिमाप का आधा हमने कर दिया, ये अर्ध परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, ये 2 भागा में यहां जाएगा तो गुना में, और अर्ध परिमाप का मान कितना दिया 36, तो परिमाप का मान टोटल कितना हो गया 72। हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं जो आयत का परिमाप है, जो आयत का परिमाप है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का जो परिमाप है वो कितना है 72 है। यहां पे लिख देंगे 2, लंबाई का मान कितना है x + 4 है, चौड़ाई का मान कितना है x है। देखो 2 से ये तो कट जाएगा 36 बार में, x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 4 बचा है, प्लस के 4 को इधर घटा देंगे तो 32 हो जाएगा बराबर 2x। 2 से काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 16, यानी जो चौड़ाई है वो हमारा कितना हो जाएगा 16 मीटर, और जो लंबाई है 16 में 4 जोड़ देंगे तो ये कितना मीटर आ जाएगा 20 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो लंबाई होगी वो होगी 20 मीटर, और जो चौड़ाई होगी वो होगी 16 मीटर। क्लियर? यहां तक पूरी बातें आपको समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया हमको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, आपके किसी में बुक में भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास जो भी बुक हो, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये बुक है, इस बुक से हम पढ़ें, इस बुक से पढ़ें। मैं तो ये मानता हूं कि आपके पास सबसे भारी बुक होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल दिए हो। सबसे बढ़िया बुक तो मनोहर रे की बुक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। 2 चरों में से एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म लिखिए अपने से ताकि युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, दूसरा समांतर रेखा और तीसरा संपाती रेखाएं हो। आपको एक समीकरण दे दिया, ठीक है, उस समीकरण के आधार पे आप एक ऐसा समीकरण लिखिए कि वो प्रतिच्छेदी भी हो जाए, वह संपाती भी हो जाए, वह समांतर भी हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। क्या यही समीकरण दिया गया है? कहोगे हाँ भैया। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि पहला क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, देखो 6वां में 3 क्वेश्चन कहा गया है और हमसे कहा गया है कि आपको एक समीकरण दिया जा रहा है, आप इसी समीकरण के अनुसार एक ऐसी युग्म बनाइए जिससे कि रेखा प्रतिच्छेद हो जाए, एक ऐसा अपने से समीकरण युग्म बनाइए जिससे रेखा संपाती हो जाए, एक ऐसा समीकरण युग्म बनाइए जिससे वह समानांतर हो जाए। मेरी बातें ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जो होती है, प्रतिच्छेद करती हुई यदि होगी तो वो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। ठीक है, हमारे पास एक समीकरण युग्म है 2x + 3y - 8 = 0। इसको हम इस रूप में एक अपना समीकरण लिख दें कि इसका न a1/a2 न b1/b2 न c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो। हम अपने से लिख देते हैं, हम अपने से कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4x + 5y + 6, 4, 5, 6 अपने से लिख देते हैं। आप इसको जब बनाओगे 2/4, 3/5, 8/6, तो कोई सा भी मान आपस में बराबर नहीं होगा, ना a1/a2 ना b1/b2 ना c1/c2। तो ये जो दोनों समीकरण युग्म में लिखा हो ना, ये दोनों समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ये दोनों समीकरण युग्म में क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। देखो
ये छठवां का पहला दिया है। छठवां के दूसरा में दिया है कि यदि रेखा क्या हो, समपाती हो। क्या दिया है, समानांतर हो। छठवां के दूसरा में क्या दिया है, समानांतर रेखा हो। ठीक है, समानांतर रेखा या समांतर रेखा हो। आपको भी पता है भैया, समानांतर रेखा जो होती है वो कब होती है, जब a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 ना हो, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा असंगत होती है। देखना, a1 बटा के a2 मतलब हम पहला समीकरण लिख देते हैं जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। देखो, हमको ये मान दोनों बराबर होना चाहिए, ये मान बराबर नहीं होना चाहिए। इसका हम डबल लिख देते हैं, 4x ये 6y माइनस 7 बराबर 0। अब देखो, a1 बटा के a2 b1 बटा के b2, 1 बटा के 2 1 बटा के 2, लेकिन ये 8 बटा के 7 आएगा, तो a1 बटा के a2 बराबर हो जाएगा, b1 बटा के b2 भी बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 बटा के c2 बराबर नहीं होगा। इसलिए ये जो हमारा युग्म बनेगा ये समानांतर रेखा बनेगी। ठीक है, देखो 3 नंबर में हमें ज्ञात करना है समपाती रेखा। समपाती रेखा, सबको पता है समपाती रेखा a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 होती है। ठीक है, मैं समीकरण युग्म लिख देता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हमको एक ऐसा समीकरण लिखना है, हम यहां पे एक ऐसा समीकरण लिखें कि ये समपाती रेखा हो जाए। मैं एक ऐसा समीकरण लिखूं जो ये समपाती रेखा हो जाए। मैं यहाँ पे इसका 3 गुना लिखता हूं, 2 तिहाई 6x, 3 तिलिके 9y, 8 तिलिके 24 बराबर 0। अब इसका जब a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 c1 बटा के c2 जब करोगे तो हर जगह 1 बटा के 3 1 बटा के 3 1 बटा के 3 ही आएगा। तो क्या ये तीनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो बोलोगे हाँ भैया, तो a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 c1 बटा के c2 ये तीनों किस में हो जाएंगे? ये समपाती रेखा में होंगे। तो ये जो मैंने समीकरण लिखा ये अपने से लिखा है, ये भी अपने से लिखा है, ये भी अपने से लिखा है। तो क्वेश्चन हमें कहा है कि आप अपने से करके हमको एक ऐसा समीकरण लिखिए कि वो प्रतिच्छेद हो जाए, वो समानांतर हो जाए और वो समपाती हो जाए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें अपने से पसंद करके कोई सा भी समीकरण लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूं आप ही वही लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ वो समपाती होना चाहिए, वो समानांतर होना चाहिए और वो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको यहां तक पूरा सवाल समझ में आ गई। आपको दोस्त मेरे जो भी सवाल समझ में नहीं आती है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो मैं खुद ही लिखाऊं, लेकिन प्रयास करना कि मैं खुद से ही अपने सवालों को खुद से बनाऊं, खुद से लिखूं, वो आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है का ग्राफ खींचिए। हम इसको बना भी देंगे, इसका ग्राफ भी खींच देंगे, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये तक कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है, वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और चीज कहा है कि उसका त्रिभुज बना के उसे हमें रंगना भी है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद ग्राफ पे बनाएंगे और वहां पे जो भी त्रिभुज निकलेगा उसे हम रंगेंगे। ठीक है, देखिए कैसे मैं इसे करता हूं। हमारे पास जो पहला समीकरण दिया है वो दिया है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। हमारे पास जो पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, हम यहां पे दो बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें एक समीकरण 1 रहेगा और यहां पे समीकरण हमारा 2 रहेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये एक्स वाई के निर्देशांक हमारे यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, x और y,
x का मान जो भी रखेंगे -1 से छोटा ही रखेंगे। तो क्यों ना हम x का मान -1 ही रख दे। तो जब यहाँ पे -1 रख देंगे, ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। x का मान यदि -1 रख देंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। यानी x का मान यदि हम -1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0। एक बार x का मान हम 0 रख के देखते हैं, 0 - y बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 0 का मान कितना, y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहीं पे हम करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x + 2y, ये -12 उधर के जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। x का मान ऐसा क्या रखे कि y का मान 0 हो जाए। देखो x का मान यदि मैं 4 रखता हूं तो 3 × 4 + 2 × y बराबर 12, तो 3 चौके 12 और 12 से 12 कट जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0। आप इस बात का ध्यान रखिए, x का मान 0 रखते हैं तो 0 का गुणा हो जाएगा इधर, ये 2 × 6 = 12 बना देगा। यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 3 में करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और 2 का भागा जाएगा उधर, तो 2 × 6 = 12, यानी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको करने के बाद आपको लिखना है कि निम्न समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करने पर, ठीक है, निम्न समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करने पर, निम्न समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करने पर। ठीक है, देखिए अब इसको हम ग्राफ से हल करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास फिगर बनेगी उस फिगर को हमें रंग देना है, उस फिगर को हमें छायांकित कर देना, उस फिगर को हमें डिनोट कर देना है कि नहीं यही वाला मेरा फिगर है जो मेरे इस बिंदुओं के बीच में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आपको दिख रहा है ये 7 नंबर का सवाल, तो मैं आपको ऐसे ही नोट्स बना के आपको दूंगा। ठीक है, आपको ये बिल्कुल फ्री में दूंगा, आप बस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ये PDF मिल जाएगा। देखो मुझे इसे बनाना है, ठीक है, मैं आपको इसको आराम से बताऊंगा क्योंकि इसे क्या करना है, मुझे आपको दिया यहाँ पे त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो जो आपका चित्र बनेगा उसे आपको रंगना भी है। ठीक है, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये इस बात का भी आप लोग ध्यान से देखो। ऐसे आपको क्या करना है, प्लस बना देना है, ऐसे बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना प्लस, वैसे ही आपको प्लस बना लेना है। क्या आपसे ये प्लस बन जाएगा, क्या आपसे ये प्लस बन जाएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। इसमें दिया है x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 और y का मान 0। देखो ये x प्लस का मान होता है, ये x माइनस का मान होता है, ये y प्लस का मान होता है और ये y माइनस का मान होता है। मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को करना है x का मान -1 यानी ये वाला वैल्यू, और y का मान 0 मतलब यही वाला मान होना चाहिए। ठीक है, x का मान -1 मतलब माइनस की ओर होना चाहिए 1, और y का मान 0 होना चाहिए, तो ये -1 का मान 0 हो गया हमारा ये वाला मान। आगे दिया है x का मान 0 और y का मान 1, x का मान 0 और y का मान 1, x का मान 0 होना चाहिए लेकिन y का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 का मान 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम बना देंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम बना देंगे। आपको फिर करना है x का मान 4 और y का मान 0, आप फिर से यहाँ पे कर दो, x का मान 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, और y का मान लेकिन 0 होना चाहिए, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे 4 का मान 0। x का मान 0 होना चाहिए, y का मान 6 होना चाहिए। x का मान तो 0 होगा लेकिन y का मान कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु। ठीक है, क्या मैं इसको मिला सकता हूँ, क्या मैं इसको मिला सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ भैया आप इसे मिला सकते हैं। ऐसे में मिला दिया ना, आपको कोई यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोई त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों रेखा को ऐसे मिला दिया हूँ, इन दोनों रेखा को ऐसे मिला दिया हूँ, तो जो ये आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, आपको इसे क्या करना है, रंग देना है। ठीक है, मैं इसको रंग दूँ, क्या आप इसको रंग सकते हो भैया, अब दूसरा कोई कलर ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि ये भैया आप लोगे, आप कोई सा भी कलर लेके इसे
ऐसे ऐसे बस आप कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं रंगा हुआ है, ठीक है। इतना ही कर दोगे, पता चल जाएगा कि नहीं रंगा हुआ है, ठीक है। ये सबसे लास्ट सवाल है, इसको स्टार बना लेना, ये थोड़ी अच्छी सवाल है, ठीक है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं देखो अपना पूरा प्रयास किया हूं इस चैप्टर में आपको बताने की, ठीक है। मुझसे जितना हो सका मैं आपको पूरा प्रयास किया हूं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको जितना मैं क्वेश्चन बनाया हूं बताया हूं, इसमें आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। मेरा ये पूरा प्रयास है कि मैं जो क्वेश्चन बताऊं वो एग्जाम में मिलना चाहिए, एग्जाम में बनना चाहिए मेरा क्वेश्चन, ठीक है। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। आपको जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कहीं से भी वो लेके आऊंगा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके कंसेप्ट पे पूछे जाएंगे, उसके आधार पे पूछे जाएंगे, आपको वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।